कि पिछले 15 सालों के अंदर मुसलमान बच्चों का एडमिशन लोअर क्लासेस में कितना प्रतिशत बढ़ा है। इंटरनेशनल लेवल पर चाहे वो अरब कंट्रीज हो या गल्फ कंट्रीज हो, वहां उनका इमेज खराब हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री मोदी का इमेज खराब हो सकता है वहां इस तरह के बयान अगर वो ये देंगे। ये एक बड़ी खूबसूरती के साथ बीजेपी ने खाई बनाने की कोशिश की थी और जनसंघ के जमाने में ये शिया सुन्नी के नाम पे बनाने की कोशिश की गई थी खाई। मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी इन विषयों को लिया, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं कि आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। आज मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। उन सबको लगता है हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया में योगा ऑफिशियल सिलेबस का सब्जेक्ट है। यहां मैं योगा की बात करूं तो आप ये चला दे एंटी मुस्लिम है। मैं गल्फ के देशों में जाता हूं, ये सारे अमीर लोग जो है हमारे साथ बैठते होंगे, लंच या डिनर में जरूर मुझे योगा के विषय में पूछते हैं कि मोदी जी इसका स्पेशल ऑफिशियल ट्रेनिंग लेना है तो क्या करना है, कैसे करना। कोई कहते हैं मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा सीखने, साल में 1 महीना तो बोले वहीं रहती। अमीर की पत्नियां कहती हैं जी, उनके परिवारजन आते हैं। अब यहां उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान बना दिया, योगा को भी। अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसलमान समाज से आग्रह पूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है, दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ताल्लुक है तो वो एक बहुत ही मंझे हुए, चतुर और शातिर खिलाड़ी है, मैं ये कहूंगा। और उनको पता है कि कब, कहाँ, किस जगह क्या बात कहनी चाहिए, किस मौके पर क्या बात कहनी चाहिए। और जैसा कि आपने पहले अपने उसमें इंट्रोडक्शन में भी कहा कि उनका हर इंटरव्यू जो है वो पहले से सुनियोजित, पूर्व स्क्रिप्टेड होता है। तो जो डायलॉग्स उन्होंने उसमें बोले हैं वो हमारे मुस्लिम वोटर्स को भाजपा के लिए आकर्षित करने के लिए बोले हैं। लेकिन इसके लिए उनकी क्या मजबूरी रही, कुछ थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी, कि जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जिस तरीके से भाजपा का वोट परसेंटेज कम होता नजर आ रहा है, और वो ये चाह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिटीज हैं, मुख्तलिफ रिलीजन जो है वो भाजपा को वोट देना शुरू करें। उसमें उनको ये साफ नजर आता है कि अगर मुसलमान मेरे साथ नहीं रहे तो मुझे वो प्रत्याशित विजय प्राप्त नहीं हो सकती जिसकी मैं बात कर रहा था। जैसे कि पहले वो अब की बार 400 पार की बात कर रहे थे, अब बीच में से एकदम वो गायब हो गया, क्योंकि जो रिपोर्ट्स उनको, जो फीडबैक उनको मिल रहा था उसकी वजह से वो मजबूर हुए ये करने पर कि अपना स्लोगन उनको हटाना पड़ा। अब यहाँ पर इस पूरे इंटरव्यू में जो मुझे लगता है जो उन्होंने सबसे अहम बात कही है वो 2 कही है। पहली ये कि मुस्लिम समुदाय अपना आत्ममंथन करे, और दूसरा कि उनको आगे बढ़ने से किसने रोका है, बीजेपी उनको आगे बढ़ाने में साथ देगी। तो पहले मामले की अगर हम बात करें कि जो वो आत्म मंथन की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही शातिर चाल है और इसमें वो कहीं गलत नहीं है। इस बात पर मैं मोदी जी की सराहना करूंगा कि किसी सियासी लीडर ने मुस्लिम लीडरों से, मुस्लिम कौम से ये कहा है कि वो अपना आत्ममंथन करे और अपने बारे में सोचे कि वो कहाँ खड़ी है, आजादी के 75 साल के बाद उसने क्या हासिल किया है और क्या हासिल नहीं किया है, और उसके नेताओं ने कम्युनिटी के लिए क्या किया। सबसे बड़ी बात यह है, इस कहने से कि हम आत्ममंथन करें
मोदी जी का ये चाहना है, वो ये चाहते हैं कि हम ये सोचें कि हमारे जो मुसलमान नेता हैं, जो चाहे कांग्रेस में हो, चाहे समाजवादी में हो, चाहे जनता दल में हो या किसी और भी पार्टी में हो, उन्होंने जमीनी हकीकत, जमीनी सतह के ऊपर मुसलमानों के लिए क्या किया है, सिवाय वायदे और स्टेटमेंट्स के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और इस बारे में मैं एक और बात कहूंगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने पूरा, उनको एक कला बहुत, बहुत अच्छी तरीके से आती है कि वो नैरेटिव्स बनाने में बहुत कामयाब रहते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने पहले, पिछले इलेक्शन से पहले ट्रिपल तलाक के ऊपर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक गुरु हैं उनके मुंह पर मेरे बकौल एक तमाचा जड़ा था जब उन्होंने कहा कि 3 तलाक जो है वो गैर इस्लामी है। और एक भी मुस्लिम धार्मिक गुरु ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि मोदी जी गलत हैं, क्योंकि वहां पर वो खुद गलत थे और इतने सालों से वो ऐसी बात करते चले आ रहे थे जो कि गैर इस्लामी है। तो मोदी जी इतने शातिर हैं कि वो उन चीजों को, उन छोटे नुक्तों को, उन पॉइंट्स को निकालते हैं जो कि हकीकत में मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड हैं या उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं और उनका फायदा उठाते हैं वो। तो ट्रिपल तलाक का एक फायदा उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी उठाया था। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी इतनी प्रतिशत बहनों का वोट हमें मिला क्योंकि वो बहनें हमारे साथ थी, वो 3 तलाक के विरोध में थी और उसका उनको फायदा हुआ। अब इस इलेक्शन के आने से पहले, लगभग 2 साल पहले, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की बात करना शुरू की, जो कि कोई भी मुस्लिम नेता या धार्मिक गुरु कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मुसलमानों के दरमियान में अफजल और अशराफ का एक पूरा क्लासिफिकेशन किया है कि ये ऊंची जाते हैं, ये नीची जाते हैं, ऊंची जाते वालों को ये मिलेगा, नीची जाते वालों को ये मिलेगा। मोदी जी ने उस नैरेटिव को खत्म करने की, तोड़ने की बात करी और उससे जो आपके बैकवर्ड क्लासेस थी मुसलमानों के दरमियान जो है, उनका झुकाव एक भाजपा की तरफ उनका बढ़ा। दूसरी बात, मोदी जी जो ये कहते हैं कि आपको कौन रोक रहा है तरक्की के अंदर शामिल होने के लिए, तो यहाँ पर मोदी जी बैकफुट के ऊपर गलत बात कहे गए, क्योंकि ना तो मुसलमानों ने कांग्रेस के दौर में कोई भी एफर्मेटिव एक्शन पाया मुसलमानों के लिए, सिवाय वायदों के, खाली खोखले वायदों के, और ना ही भाजपा ने भी हकीकत में मुसलमानों के लिए कोई एफर्मेटिव एक्शन किया। अब से 15 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूके के इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी कमीशन की बेसिस के ऊपर एक इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी कमीशन कायम करने की बात कही थी। उस समय सलमान खुर्शीद साहब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके पहले अंतुले साहब हुआ करते थे। दोनों ने इसको राज्यसभा में लाने की कोशिश की, लेकिन राज्यसभा में टेबल नहीं हो पाया, जबकि प्रोसीडिंग्स में वो फाइल हो गया था। तो इसमें हमें ये जाहिर होता है कि कांग्रेस कितनी हद तक जमीनी सतह के ऊपर मुसलमानों के लिए अफर्मेटिव एक्शन करने के लिए तैयार है। और जहां पर मोदी जी का ये पूछना है कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया, तो बहुत हद तक वो भी यहाँ पर भी सही है कि कांग्रेस ने आपको या हमको या मुसलमानों को पिछले 75 सालों में जमीनी सतह पर क्या दिया, ये किसी को कुछ नहीं पता है। आज जहां पर मुस्लिम हिंदुस्तानी मुसलमान खड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर के बलबूते पर खड़ा है, और ये मेहनत साथ में तब आई है जब उसके अंदर एजुकेशन का या शिक्षा या तालीम का रिवाज ज्यादा बढ़ा। और ये चीज हम देखते हैं कि साउथ ऑफ इंडिया में जहां से कि हमारे एजुकेशन मूवमेंट ज्यादा बढ़ी है बनिस्बत के नॉर्थ ऑफ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के अंदर ये रेशो नीचे होता चला जा रहा है। लेकिन उसके अलावा साथ में एक दूसरा पॉजिटिव फैक्टर जो है कि जब आप आंकड़ों को या स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो उसको दोनों तरफ से देख सकते हैं, नेगेटिवली भी, पॉजिटिवली भी। तो पिछले 2 साल पहले नेशनल एजुकेशन फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक एजुकेशनल रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये दर्शाया गया था कि पिछले 15 सालों के अंदर मुसलमान बच्चों का एडमिशन लोअर क्लासेस में कितना प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है एक 8वीं क्लास या 10वीं क्लास के बाद। तो हमारे जो सामाजिक मुसलमान सामाजिक चिंतक हैं या हमारे शिक्षाविद हैं या एजुकेशनिस्ट हैं या सोशल रिफॉर्मर्स हैं या कम्युनिटी लीडर्स हैं, वो क्यों इस बात के ऊपर फोकस नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हों, हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि उनको स्कूल ना छोड़ना पड़े। मोदी साहब ने ये बात कही अपने इंटरव्यू के अंदर कि मुसलमानों को चिंतन करना चाहिए। हमको लगता है कि भाजपा को चिंतन करना चाहिए कि भाजपा इतने दिनों से राजनीति में है, 50 साल से ऊपर का उसका अस्तित्व हो रहा है, इतने 40-50 साल का उसका अस्तित्व हो रहा है, इतने दिनों में वो मुसलमानों को अपने से करीब क्यों नहीं कर पाई।
पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जो ट्रिपल तलाक की बात है उसको लेके मुसलमानों के दरमियान पहले भी बहुत इख्तिलाफात थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे और इसकी परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम है। अगर आप इसको परसेंटेज को देखिए कि ट्रिपल तलाक होती कितनी है तो ये बहुत कम है। हालांकि ये प्रैक्टिस गलत थी और इस प्रैक्टिस को बैन होने के ऊपर इसीलिए कोई ज़्यादा हो हल्ला हुआ भी नहीं। ये इस प्रैक्टिस को बहुत लोग मतलब एक समाज का बड़ा वर्ग जो है वो नकारता है, जैसा असद मिर्जा साहब ने भी ये बात कही। अब बात आई पसमानदा की। पसमानदा का पहला सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, क्राइस्ट चर्च ग्राउंड पे। क्राइस्ट चर्च ग्राउंड के ऊपर जब ये सम्मेलन हुआ पसमानदा का, तो मैं भी उसकी कवरेज के लिए गया। वहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए थे और दानिश आजाद जो अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं वो आए थे। उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी गिनाने के लिए सिवाय इसके कि वो मुसलमानों के बीच एक खाई बनाने की कोशिश तो जरूर कर रहे थे अशरफ बनाम पसमानदा के, लेकिन उनके पास बताने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो मुसलमानों को क्या देंगे। ये मैंने खुद उनसे सवाल किया था उस सम्मेलन की समाप्ति के ऊपर कि आप ये बताएं कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 के, ये मुझे जहां तक याद है सितंबर या अक्टूबर 2022 का है। मैंने उनसे सवाल किया था कि 2022 में कितने टिकट की उम्मीद मुसलमान कर सकता है इसके ऊपर, तो उन्हीं ने जवाब ये दिया था कि हम जो है इसके ऊपर अभी कुछ नहीं दे सकते, बस हम फ्री राशन दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम आई, पोलियो की स्कीम आई, पोलियो एरेडिकेशन की जब स्कीम आई तो कौन सा उसमें ये था कि मुसलमानों को अलग करके देखा जा रहा था या मुसलमानों को एक्सक्लूसिवली ये चीज़ जताई जा रही थी कि देखो तुम्हारे बच्चों को भी पोलियो ड्रॉप दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से वो फ्री राशन के लिए घड़ी घड़ी इस बात को दोहरा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हाल में एक इंटरव्यू दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, और उन्हीं ने अपने इंटरव्यू में ये बात उनसे सवाल किया गया कि आपने पसमानदा का इतना शोर तो मचाया लेकिन आपने कितने पसमानदा को टिकट दिए? लखनऊ की माफ किएगा यूपी की 80 सीटों में क्या आपने एक भी मुसलमान को टिकट दिया? तो उन्हीं ने कहा ये चुनाव हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और 80 में 80 लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, तो हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि हम मुसलमान को टिकट दें। तो उनके पास देने के लिए मुसलमान के पास कुछ नहीं है। अलबत्ता देखिए समाज के अंदर आप जाइए तो मुझे जहां तक मैंने मुस्लिम समाज को देखा है कोई ऐसा डिफरेंस नजर नहीं आता है कि पसमानदा और अशरफ के अंदर कोई ऐसा डिवीजन है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जा सके। ये एक बड़ी खूबसूरती के साथ बीजेपी ने खाई बनाने की कोशिश की थी और जनसंघ के जमाने में ये शिया सुन्नी के नाम पे बनाने की कोशिश की गई थी खाई। ये जिस वक्त पे 60 और 70 के बीच लखनऊ में काफी तनाव रहता था शिया और सुन्नी वर्ग दोनों के बीच, उस वक्त भी बीजेपी ने ये राजनीति खेली थी। उस वक्त उन्हीं ने ये दिखाया था कि वो शिया वर्ग के साथ हैं, चूंकि शिया वर्ग के साथ है, और आज वो पसमंदा जब ये पॉलिसी जो थी उनकी अब खत्म हो रही है, काम करना उसने बंद कर दी, तो अब उन्हीं ने पसमंदा और अशरफ के ऊपर करना शुरू कर दिया। वो क्या क्या नहीं कहा गया, कैसी कैसी बातें कही गई, घुसपैठिए कहा गया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहा गया, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। यानी पूरा फोकस उनका सीधे मुस्लिम पर आ गया। यानी एक तरह के उनके बयानात जो भी थे वो एंटी मुस्लिम थे। लेकिन उसके बाद अचानक इस तरह की बात कहना कि पूरी दुनिया में मुसलमान जो है आगे बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, उनको यहाँ भी इस तरह से करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और जो मुझे सुनने में आया, मैं नहीं जानता कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कि उन्हें कहीं बाहर से कुछ इस तरह का इंडिकेशन दिया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ अगर बोलेंगे आप तो इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो अरब कंट्रीज हो या गल्फ कंट्रीज हो, वहां उनका इमेज खराब हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी का इमेज खराब हो सकता है वहां इस तरह के बयान अगर वो ये देंगे। मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसी भी बात हो, इसीलिए अचानक यू टर्न ले लेना और ये भी कहना आके पब्लिक मीटिंग में, इलेक्शन मीटिंग में कि साहब मैं मुसलमानों के का विरोधी नहीं हूँ, मुसलमानों के विरोध में नहीं हूँ। लेकिन अब जो इस तरह की बात आई है तो इस पे मुसलमान कहाँ तक भरोसा करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ तरक्की कर रहे हैं, वहां तरक्की कर रहे हैं, वो बदल रहे हैं, यहाँ भी बदलना चाहिए, तो बदलने का क्या उनका क्राइटेरिया क्या है? वो क्या कह के बदलवाना चाहते हैं?
कि वो अपने धर्म के मुताबिक जो काम करते हैं, नमाज रोजा जो करते हैं वो करना छोड़ दें, या वो बीजेपी को वोट देना शुरू कर दें। ये मतलब बदलने क्या, इसमें कहाँ इसमें कोई स्कोप बन रहा है? ये सबको मालूम है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। यानी मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि 85 to 90% मुस्लिम बीजेपी की तरफ नहीं आंख उठा के देखते हैं और उसको वोट नहीं करते हैं। इसलिए उसमें मुसलमानों के लिए अगर उन्होंने कोई इस तरह का मैसेज इसमें देने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है या बहुत ये दूर तक जाएगा या इसका बहुत इम्प्लीमेशन होंगे, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि मुसलमान बहरहाल ये तय करके चलता है कि हमें वोट देना है तो बीजेपी को नहीं देना है। और ये देखिए, अभी आप भवेश जी दिखा रहे थे जो आज के वोटिंग का जो वीडियो जो दिखा रहे थे, कितना मतलब भयानक है। ये चुन चुन के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी औरतों को, उनके नौजवानों को, बूढ़ों को, सबकी पिटाई की जा रही है बुरी तरह से। जाहिर है कि ये तो चुन चुन के क्या डिस्क्रिमिनेटली किया जा रहा है ना, देख करके किया जा रहा है कि ये बीजेपी को वोट नहीं करने जा रहे हैं इसलिए इनको पीटो, ये भी किया जा रहा है। हद कर दी। कैसे मारा तुझे? अरे बहुत मारा, पहचान पत्र भी छीना, पहचान पत्र भी छीन लिया, पहचान पत्र भी छीन लिया, डाल लो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पर्ची वर्ची सब छीन ली, दाढ़ी पकड़ पकड़ खींच रहे हैं और को। अरे हई जाके मारो सालों को जाके अभी यार, ऐसा ना मारते इनकी वीडियो बनाओ वीडियो। और इतनी जोर से डंडा मारा है, लेडीजों को मार रहा है, वोट डालने जाना है तो कुछ दे दिया क्या हमें? बिल्कुल हद कर दी, वोट खाने वालों को बता, आधार कार्ड तक का तो छीन लिया इनकी बना इनकी बना ये बनाया ऐसी बना, इधर खड़े हो बना ये सिर्फ फाड़ दिया है। हाँ दिखाओ, बड़ा तेरी बहन भाव जाओ, मैं हुआ तेरी बहन की चूत करी यार, बड़े जबरदस्ती मार रही है। ये देखो मारा पुलिस वालों ने, ये पट्टी छीन कर रख ली इनकी और पॉडी छीन कर रख ली, और ये सारे पुलिस वाले हैं जितने भी हैं। ये वो अंदर से जबरी मारा। बताओ क्या हाल करा दोगे भाई, वोटबाजी में बताओ क्या हाल नीचे नीचे को बना, बताओ ये आलम, ये वोटबाजी में बताओ। वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। अस्पताल पहुंचवाओ, अस्पताल, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ यार।